Good morning प्यारे बच्चों. I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will discuss about the chapter 7 of your physics book, that is system of particles and rotation motion part 3. In this part we have to read about the rotation motion, torque or angular momentum and etc. Okay, let we read about it. Relation between torque and angular acceleration. ओके तो टॉर्क के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. अब हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो रिलेशन जो है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होगा, जो कि क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए. ये लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशन मोशन के लिए होता है. अब रोटेशन मोशन के लिए हमें इसको ड्राइव करना है. तो हमें पता है कि अगर एम मास जो है, अगर वो आर रेडियस के सर्कल के अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ अ टेंजेंशियल फोर्स एफ टी और रेडियल फोर्स एफ आर के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है, तो ये अपने देख सकते हैं कि उसकी मोशन की जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी या कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा उसका टेंजेंशियल फोर्स होगा, और रेडियल फोर्स जो कि उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रहा है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, तो वो एफ आर है. तो एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी होता है. और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल इज टो इज इक्वल टू एफ टी इंटू आर. ये मैंने हमेशा बताया है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एफ आर है वो ओनली वन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे, लेकिन उसकी रोटेशन मोशन को चेंज करने वाला कौन है, वो है टेंजेंशियल फोर्स. तो टेंजेंशियल फोर्स और रेडियस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा. और एफ इज इक्वल टू एम ए है. तो हमने यहाँ क्या किया है कि यहाँ पर ए की वैल्यू पुट की है, जो कि क्या होती है, अल्फा आर. हमने निकाला था एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा, और एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. तो टो इज इक्वल टू आई अल्फा. इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये वैसे ही है जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता था, क्योंकि वहाँ पर इनर्शिया एम होता था, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, और एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा. That is the torque acting on a particle is proportional to its angular acceleration. We can also understand that since torque is written about O, we should write I also about O. Okay, मतलब हमारे पास जो है कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने टॉर्क को लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने ओरिजिन से ही लेना है, यानी इसके सेंटर ऑफ सर्कल से ही लेना है. क्लियर. नेक्स्ट वन, टॉर्क ऑन बॉडी, रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी के लिए उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि उसमें आई थिक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन ओरिजिन से कितनी है, आर है, तो आर आई है, तो उसके अकॉर्डिंग आर आई हमने लिया है. ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर, ये हमने किया था, और अल्फ़ा हो जाएगा. ठीक है, ये आइथ पार्टिकल के ऊपर अप्लाइड टॉर्क है. तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, टोटल समीशन ऑफ टो आई. तो टो आई हमने समीशन कर दिया, और इसका मतलब ये आ जाएगा, और समीशन एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी. तो दैट इज द वैल्यू. तो इसका मतलब आई अल्फा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये एक जनरल रिलेशन आ जाएगा, जो कि इस पूरे चैप्टर में हम यूज़ करेंगे. तो टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज इज ऑलवेज जीरो. ये चीज़ याद रखना कि एक मैंने बताया भी था नोट में टॉर्क में, कि एक दूसरे के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो टोटल टॉर्क ड्यू टू दिस इज ज़ीरो. क्यों होता है कि क्योंकि समीशन टो इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो आर क्रॉस एफ है, तो आर क्रॉस एफ ऐसे बहुत सारे होंगे सभी पार्टिकल्स के लिए, लेकिन जब हम एफ के लिए देखेंगे तो समीशन एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, ज़ीरो आ जाएगा. तो इसका मतलब टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज फाउंड बाय शोइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी. अगर हम किसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो किसी चीज़ पे टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई चीज़ रोटेट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन टॉर्क बोलेंगे, और या टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे. और ये ग्रेविटेशन फोर्स उसकी कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा. क्लियर. तो नेक्स्ट वन, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. अब अगर किसी फिक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ रोटेट कर रही है, तो सिंस द टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, देयरफॉर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि रोटेशन मोशन के लिए हम लगाएंगे, तो टो नेट इज इक्वल टू आई अल्फा. तो इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ पता लगी कि ये इक्वेशन जो है वो एक वेक्टर इक्वेशन नहीं है. ओके, तो इट इज़ वैलिड इनटू टू सिचुएशंस. द एक्सिस इज फिक्स्ड इन पोजीशन एंड डायरेक्शन.
ओके मतलब एक्सिस जो है वो फिक्स होनी चाहिए, जिसके अराउंड पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होनी चाहिए और उसकी पोजीशन भी फिक्स होनी चाहिए। और द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इज फिक्स्ड इन डायरेक्शन ओनली द इक्वेशन। तो इसका मतलब अगर हमने कोई एक्सिस लेना है तो वो एक ही कंडीशन में फिक्स हो सकता है, वो उसके सेंटर ऑफ मास से पासिंग थ्रू एक्सिस। तो टो सी एम इज इक्वल टू आई सी एम एंड एल्फा सी एम इज वैलिड इवन इफ द सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग। अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है तो इस कंडीशन में ये चीज़ वैलिड हो सकती है। या तो ऐसा एक्सिस हो जिसकी पोजीशन और डायरेक्शन चेंज नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सेंटर ऑफ मास से पासिंग थ्रू एक्सिस हम लेंगे, चाहे उसमें सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटिंग हो चाहे ना हो। ओके, तो दिस इज द वेक्टर। तो हमें इस फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में यूज़ नहीं करना है फॉर रिजिड बॉडी इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट वन, रोटेशन इक्विलिब्रियम। रोटेशन इक्विलिब्रियम मैं बता देता हूँ। इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशन इक्विलिब्रियम। अगर उसके मतलब जैसे हमने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम किया था जिसमें टोटल फोर्स जो है वो जीरो होता है अलोंग ऑल एक्सिस, उसी तरीके से रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमने देखना है तो उसका मतलब ये हो गया कि उसका टोटल टॉर्क समीशन टो एक्सटर्नल शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्टेबल इफ द बॉडी tries to resume its equilibrium position after being sliding, displaced and released. okay, मतलब अगर हमारे पास स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो भी, और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और से मूव कर रही है, तो हमने उसके अंदर तो भी वो क्या होगी, एक स्टेबल पोजीशन में होगी। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इफ इट गेट फर्दर डिस्प्लेस आफ्टर बीइंग स्लाइडिंग। ओके, मतलब अगर इसके बाद भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाता है, मतलब एक बार डिस्प्लेस करके हमने छोड़ दिया और वापस वो रुक गई है और फिर उसके बाद फिर से हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो इफ़ इट कैन से इन इक्विलिब्रियम इवन आफ्टर बीइंग स्लाइडिंग डिस्प्लेस एंड रिलीज इट इज़ सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब थोड़ा सा स्लाइड किया फिर वो रुक गई, थोड़ा सा स्लाइड किया फिर वो रुक गई, तो इसका मतलब वो बार बार किस में आ रही है, एक इक्विलिब्रियम में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहती है, या मतलब जिस भी वजह से हो, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से या कुछ भी हो, तो दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट वन, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखो इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है कि अगर उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो, दोनों चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब टोटल बॉडी हॉल इन इक्विलिब्रियम, वो फिर टोटल बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है या फिर उसका ACM यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेकेंड थिंग, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, या फिर उसका अल्फा यानी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब ये दोनों कंडीशंस में होता है तो दैट इज कॉल्ड होल बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देख लो, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम irrespect of the path or trajectory of the particle, be it a straight line and curved path or a closed orbital path. The orbital angular momentum L vector of a particle at any position with respect to a reference point. अगर वो क्या कर रहा है, किसी एक सर्कल में, किसी ऑर्बिट में, किसी कर्व पाथ पे वो मतलब दौड़ रहा है या फिर चल रहा है, तो इसका मतलब उसका एक क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। जैसे यहाँ पर हमने एक पार्टिकल m कंसिडर किया है, तो m पार्टिकल जो है जिसकी स्पीड जो है वो ये रही, ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया और ये इसकी स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही होगी, तो उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम भी होगा, लीनियर मोमेंटम। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन में एक एंगल है दैट इज थीटा। ओके, तो हमें क्या चाहिए, p की लाइन ऑफ एक्शन से इस ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको r परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो वो इस थीटा के अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस कंडीशन में हम जब अब निकालेंगे तो आर पी साइन फाई आ जाएगा, या आर पी साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। क्लियर, आर पी साइन थीटा। यहाँ पर ये आर पी साइन थीटा कैसे आया, पी तो यहाँ से आ गया पी, और आर साइन थीटा जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रहा। क्लियर, तो इसका मतलब ये पूरा जो वैल्यू बनेगा एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या होगा, आर क्रॉस पी। ये आर क्रॉस पी ही होगा, पी क्रॉस आर नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्योंकि वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग यही सेटिंग बैठती है इसकी, है ना, तो प्रैक्टिकल वैल्यू यही बनती है। तो आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा का वैल्यू हो गया और पी का वैल्यू एम बी। ओके, तो ये हो गया उसका ऑर्बिटल एक्सेलरेशन, ऑर्बिटल मोमेंटम।
ओके, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम यहाँ पर देख लो आर साइन थीटा, थीटा जो है इज नॉन एज द मोमेंट आर्म। ये उसमें भी बताया था, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, हम मोमेंट आर्म या लीवर आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक तरीके से मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। तो इसका मतलब ऑर्बिटल हम निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर v का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा आर पुट कर देंगे। तो ओमेगा आर जैसे ही इसमें पुट करोगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर आ जाएगा। क्लियर, तो ये इसका ऑर्बिटल हो गया, ये इसका टेंजेंशियल मान सकते हो, और ये हमारे पास हो गया। अब देखो, नोट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल वेक्टर इज पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। फिगर शोज द राइट हैंड थंब रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कर्ल योर फिंगर इन rotational sense and from r vector to p vector and the thumb points the direction of angular momentum। या तो उसकी मोशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को फोल्ड कर लो, थंब रिप्रेजेंट करेगा, और या फिर हम क्या करें कि हम r क्रॉस p से निकाल लें। तो r इस डायरेक्शन में आ गया और p इस डायरेक्शन में आ गया, तो r की और सभी फिंगर्स को ओपन करके और p की साइड फोल्ड कर देंगे तो वो भी ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर, तो दोनों ही कंडीशंस में डायरेक्शन सेम आएगी। क्लियर, तो यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए एल वेक्टर यूज़ किया, और किसी बुक में आपको जे वेक्टर से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, और इसकी यूनिट वगैरह आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर है और ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट वन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो ये देख लेते हैं। वी कंसिडर टू केसेस, axis of rotation passes through the center of mass of body refers to a centroidal rotation। अगर center of mass से जा रही है तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं centroidal rotation से। ओके, या फिर दूसरी थिंग है हमारे पास, axis of rotation is shifted from the center of mass but passes through the ये है center of mass और ये इसका दूसरा एक्सिस हो गया, through the body referred to as an non centroidal रोटेशन। अगर उसके अलावा सेंटर ऑफ मास से पासिंग थ्रू एक्सिस के अलावा किसी और एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करता है तो उसको नॉन सेंट्रोइडल बोलते हैं। तो सेंट्रोइडल, ये सेंट्रोइडल होगा। सेंट्रोइडल रोटेशन में क्या होगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई नोट ओमेगा वेक्टर, और नॉन सेंट्रोइडल में क्या होगा, आई ओमेगा, क्योंकि आई नोट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग है, और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एक्सिस के अकॉर्डिंग है, जो कि सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही है। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर, अब इसके अंदर देखो कि इसका मतलब ये हो गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर सम ऑफ द स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एक तो वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है और एक वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एल वेक्टर स्पिन प्लस एल वेक्टर ऑर्बिट। तो स्पिन तो हम निकाल लेंगे ICM ओमेगा स्पिन से, क्योंकि स्पिन जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अराउंड होता है, और इसको हम निकाल लेंगे किससे, जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था MR स्क्वायर ओमेगा वाला, उस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। क्लियर, तो दीज आर द फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स act on a particle, the net torque about the origin is sum of the torque due to the each forces। okay, अगर बहुत सारे फोर्सेस उसके ऊपर हैं तो उसके मतलब उसके ऊपर नेट टॉर्क जो होगा वो सभी फोर्सेस के लिए जितना रोटेशन क्रिएट होगा उन सभी टॉर्क का क्या आ जाएगा, वेक्टर सम आ जाएगा। तो इसका मतलब आर वेक्टर सभी के लिए कॉमन हो गया, और हम यहाँ पर समीशन FI लिख सकते हैं। तो समीशन FI मतलब F एक्सटर्नल, ओके, F नेट भी बोल सकते हैं उसको। तो न्यूटन्स जो नेट फोर्स है हमारे लिए, तो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ये हमें पता है कि F इज इक्वल टू dp/dt, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, उसके बाद देखो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम एज द रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की रेट चेंज निकालना चाहते हैं तो एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P होता है, तो दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कर दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बनेगा, ये स्टेप में जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि dr/dt जो है वो तो हमने यहाँ क्या किया वो मैं बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस आता है, d/dt u/v का जो हमने किया था एक फॉर्मूला ना पीछे, तो वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है dr/dt ये वेलोसिटी होता है, और mv
अब देखो m जो है वो मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, तो v क्रॉस v सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा स्टेप जीरो हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, r क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। तो ये बचेगा हमारे पास, और डी पी अपॉन डी टी जो है ये रहा आ गया। अभी r क्रॉस डी पी अपॉन डी टी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, टो नेट है, तो यहाँ पर हम टो नेट पुट कर सकते हैं, तो डी एल अपॉन डी टी आ जाएगा। इसका मतलब द रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क। नेक्स्ट वन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इफ द नेक्स्ट एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्सटर्नल टाइपिंग मिस्टेक होगी, एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी चीज़ पे जीरो है, तो अभी हमने निकाला था टो इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, तो इसका मतलब डी एल अपॉन डी टी भी कितना होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब उसका टोटल मोमेंटम जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ओके, तो इसका मतलब आई का वैल्यू जो हमारे पास वो होता है वो आई ओमेगा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आई वन ओमेगा वन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आई टू ओमेगा टू, यानी इनिशियल और फाइनल टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सेम होगा। ओके, नेक्स्ट वन तो देख लेते हैं। ये मैंने फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। एल का वैल्यू हमारे पास पीछे आया था एम वी आर आया था, ठीक है, तो और आर का वी का वैल्यू हमने पुट किया था ओमेगा आर, तो ओमेगा आर ये हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब एम आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई, तो आई ओमेगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, तो ये वहाँ से फॉर्मूला हमने उठाया। तो कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेम रहेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई फाइनल और इनिशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका यूज़ हम देख लेते हैं एग्जांपल्स में। तो यहाँ पर आपने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। अब देखो जैसे ये एक हमारे पास आइस स्कीपिंग कर रहा है या आइस स्केटिंग कर रहा है वो, तो आइस स्केटिंग के अंदर क्या करता है वो, जैसे जंप करता है तो वो अपने आप को रोल करता है। रोल करने के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को बैंड करेगा। बैंड करेगा मतलब अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेगा, क्योंकि बैंड करना एक इंटरनल फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, तो टॉर्क भी एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब उसका एल कांस्टेंट रहेगा, तो आई ओमेगा भी कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पर हमने इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बैंड करके कम कर लिया हमने अपना, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो क्या होगा, रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और रोटेशन करते करते जब जैसे ही उसको रुकना होगा तो वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाएगा। जैसे ही वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएगा तो ओमेगा वापस कम हो जाएगा। कैसे कि वो वापस अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा, और मतलब पूरा बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा मास स्प्रेड हो चुका है। तो इसका मतलब ओमेगा कम हो जाएगा और वो इजीली लैंड कर सकता है। इसी तरीके से इसमें कि जब भी कोई डांसर जो होती है कि वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना चाहती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वो कम कर लेती है, यानी अपने हैंड्स को मतलब आपस में मिला लेती है, एक साइड कर लेती है। तो इससे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, आर कम हो रहा है ना इस वजह से, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, लार्ज। उसका मतलब रोटेशन की स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, वर्क डन बाय टॉर्क एंड पावर। Consider a rigid body acted upon by a force F at perpendicular distance r from the axis of rotation. Suppose that under this force the body rotates through an angle of delta theta. ठीक है, इसके लिए वो बता ही दिया कि अगर सर्कुलर मतलब रोटेट कर रही है तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगी और उसके ऊपर फोर्स एफ एक्सर्ट हुआ है, और इसकी वजह से ये डेल्टा थीटा वो रोटेट करती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह आर डेल्टा थीटा क्यों लिखा, उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे मान लो ये है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस आ गया, तो ये इसका आर है और ये इसका डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा थीटा और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, वो होगा आर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट वैल्यू आर डेल्टा थीटा इसमें पुट कर दिया। तो एफ डॉट आर, एफ इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क, क्योंकि आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमने पहले बता दिया। तो ये हमारे पास हो गया डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का या डब्ल्यू का वैल्यू आ गया। अब वर्क डन हमारे पास आ गया टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो, तो टॉर्क आएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। पावर हम निकालना चाहते हैं तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, टो डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो पावर पी इज इक्वल टू टो ओमेगा आ गया। ये वैसे ही है जैसे हमने पावर पीछे निकाला था 6th चैप्टर में, एफ इंटू वी,
फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट वन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देख लो, इसके अंदर ये बॉडी जो है ये रोटेट कर रही है और इसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो भी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे। तो हमने एक ith पार्टिकल कंसिडर कर लिया जिसकी इसकी रोटेशन एक्सिस से i डिस्टेंस है और ये vi वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mi(vi²). ओके, तो टोटल के लिए हमने क्या लगा दिया, समीशन, सभी का टोटल हो जाएगा। इसी तरीके से सभी का होगा तो हम इसका समीशन लगा देंगे। तो vi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आई ओमेगा। जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब एम आई आर आई स्क्वायर जो समीशन होता है, क्योंकि हाफ भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी, क्योंकि सभी के लिए एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम कोई चीज़ बॉडी रोटेट करती है तो पास वाले पार्टिकल की स्पीड कम होती है और दूर वाले पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन उसकी एंगुलर स्पीड सभी की सेम होगी, क्योंकि उसने 2 पाई, इसने भी 2 पाई एंगल कवर करना है और इसने भी 2 पाई एंगल कवर करना है। ओके, तो समीशन एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, यानी कैपिटल आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, तो ये हमारे पास बन गया, ई के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास लीनियर में होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो एम इज रिप्लेस बाय आई और वी इज रिप्लेस बाय ओमेगा, तो सेम फॉर्मूलाज बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट वन, रोलिंग बॉडी। अगर किसी चीज़ रोलिंग मोशन में है तो उसके अंदर क्या होता है, तो रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। मतलब कोई चीज़ रोल कर रही है तो वो रोटेट भी कर रही है और साथ साथ सरफेस पे वो ट्रांसलेट भी हो रही है। ओके, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। तो इसका मतलब सपोज अ स्फीयर इज रोलिंग ऑन द प्लेन सरफेस, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जैसे बॉल अगर कोई है वो रोल कर रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, आगे की तरफ चल रहा है। लेकिन इसके जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं इस v स्पीड से, है ना। इसी तरीके से इसी v स्पीड से ये रोटेट कर रहे हैं और इसके सभी जो मासेस हैं वो आगे आगे भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि वो साथ साथ ट्रांसलेट भी हो रहे हैं और साथ साथ रोटेट भी हो रहे हैं। तो ये रोटेटिंग डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी है के अकॉर्डिंग है और ये लीनियर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो आगे आगे ट्रांसफ़र, क्योंकि पार्टिकल वहीं तो नहीं रह जाएगा, वो आगे भी चलेगा। क्लियर, तो इसका मतलब सॉरी ये रहा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो होगा वो देख लेते हैं। तो इन दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग दिस टू सिस्टम रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कैन बी combined together to understand how actually the sphere above moves in the plane. ओके, मतलब ये रोटेशन और ट्रांसलेशन जो है उस उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और कॉम्बिनेशन बनने के बाद स्फीयर एक्चुअली में कैसे प्लेन पे मूव करता है तो वो आ जाएगा। द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शोज द clearly that in reality the ball always instantly experience a zero velocity at the point of contact with the surface and the maximum velocity is at the top. ओके, वो यूँ कह रहा है कि मतलब जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये इस तरीके से आते हैं। हमने दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया, एक रोटेशन का और एक लीनियर का, ठीक है। तो रोटेशन हमने सभी जगह बनाया था और लीनियर भी बनाया था। तो यहाँ पर जब इसके सेंटर ऑफ मास को लगाएंगे तो लीनियर ये बना था, ट्रांसलेशन ये बना था, यहाँ पर भी ये बना था और यहाँ पर भी ये बना था ट्रांसलेशन और यहाँ पर भी ये बना था। लेकिन जब रोटेशन की बारी आई थी तो रोटेशन यहाँ पर ये यूँ रोटेट कर रहा है ना ये, तो रोटेशन यहाँ पर ये और रोटेशन यहाँ पर ये और रोटेशन यहाँ पर ये। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे दो दो वेलोसिटीज़ हैं, लेकिन कहीं पर वो सेम डायरेक्शन में, कहीं पर वो 90 डिग्री पे है, कहीं पर वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी 2v हो जाएगी उसकी टोटल वेलोसिटी यहाँ पर, और यहाँ पर वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये v√2 आ जाएगा रिजल्टेंट की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर v हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे एक ही वेलोसिटी है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में v√2, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है। यहाँ पर देखोगे तो v = 0 क्योंकि ये दोनों अपोजिट है सेम मैग्नीट्यूड की। तो इसका मतलब ये स्किड ना करे और ये रोल करे, इसके लिए ज़रूरी है कि इस पॉइंट पर इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर स्किड करेगी तो इसकी नेट वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, तो इसीलिए मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे मिलती है। तो जब भी आप देखोगे किसी टायर को हम रोल करते हैं तो हम उसके अपर सरफेस को टच करते हैं रोड पे रोल करने के लिए, है ना। अगर फ्री टायर है हमारे पास तो उसको अपर सरफेस पे करते हैं। तो नेक्स्ट वन,
इसका मतलब यहाँ पर उसकी अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, दो टाइप की एनर्जी इसमें ऐड हो जाएगी। और हाफ एम वी स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो हमें पता है कि वी का वैल्यू क्या होता है, आर ओमेगा होता है ना। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। यहाँ पर आई का वैल्यू होता है एम के स्क्वायर, के यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो आर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इसका टोटल एनर्जी बन गया। तो किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा, हमने यहाँ पर क्या किया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और आर स्क्वायर भी अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी मिलेगा आपको कहीं पर, है ना। तो ये इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, कोई बॉडी जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है, तो उसके अंदर भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी क्या है, एम जी एच, और लास्ट पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल ट्रांसलेशन प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल यूज़ करके हम इसका यूज़ कर लेंगे। देखो पहले हमने जब किया था तो एम जी एच इज इक्व टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ पर ओनली वन वो क्या कर रही थी, स्किड, मतलब वो स्लिप कर रही थी, है ना, नीचे की तरफ आ रही थी। लेकिन यहाँ पर ये रोटेट भी कर रही है और साथ साथ में ट्रांसलेट भी हो रही है। तो इसका मतलब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होगी, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो यहाँ से हम इसके बाकी के पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस इसने कवर कितनी की, हाइट इसने कितनी है, ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। या फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आते आते इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कितना टाइम ये यहाँ पर आने के लिए लेगी, ठीक है। ये सब कुछ हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये आप कर सकते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट वन, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स थी, ये चैप्टर नंबर 7 की लास्ट वीडियो थी, इन विच वी रीड अबाउट द टोटल theory of your chapter, and that is given in your NCERT book or in your syllabus. If you have any kind of doubt, then you can ask me. Thank you.